Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. You are watching Executive Coaching Center's YouTube channel and I am your mentor Mohammad Farhan Khan Abbasi. Students, आज हम डिस्कस करेंगे 200 मार्क्स का एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन ऑफ पाकिस्तान, that is international relations. Before going into the detail of this lecture, मैं कोशिश ये करना चाहूँगा कि आप लोगों को एक थोड़ा सा बैकग्राउंड इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड बता दिया जाए और दूसरी इंटरनेशनल रिलेशंस की आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इंपॉर्टेंस भी आपसे शेयर की जाए. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन चाहे पाकिस्तान के हों चाहे इंडिया में हो, हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस में कुछ ऐसे इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस हर वक्त रहती है और हर वक्त रहेगी. इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान में CSS यानी हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में है और रहेगी. जैसा कि अगर आप हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में इंटरनेशनल रिलेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट 200 मार्क्स का ऑप्ट करते हैं तो आपके बेनिफिट्स क्या हैं. नंबर 1, आप पाकिस्तान अफेयर और कॉन्टेम्प्रेरी अफेयर यानी करंट अफेयर के सिलेबस को ऑलमोस्ट 30 to 40% कवर कर सकते हैं इजीली. सिमिलर टॉपिक्स हैं. नंबर 2, इंग्लिश ऐसे. जब आप इंग्लिश ऐसे लिखते हैं, सेल्फ राइटिंग करते हैं, तो एक और इंपॉर्टेंट एक नया एवेन्यू है जिसको आपने डिस्कस करना है, जिसमें मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज, मेजर वर्ल्ड इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक आते हैं, रीजनल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं. तो आपके लिए बहुत इजी है 2500 to 3500 वर्ड्स का ऐसे लिखना इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक पे. नंबर 4, स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू में जाना है एंड फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर योर इंटरव्यू और इंटरनेशनल रिलेशन आपको बेनिफिट करेगा. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के 2 सेगमेंट्स हैं. पहले सेगमेंट्स में हम कोशिश करेंगे इन फर्स्ट सेगमेंट कि हम आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज दें इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड. फॉर एग्जांपल, पहले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कंटेम्पोरेरी पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कि क्या हिस्टोरिकली और कंटेम्पोरेरी इंटरनेशनल रिलेशंस क्या सेम सब्जेक्ट रहा है या सेम डिसिप्लिन रहा है, इसमें कोई चेंज आया. दूसरे एरिया में हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम आपको CSS का इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड सिलेबस इन डिटेल आपको हम उसको एनालिसिस भी करें और डिस्कस भी करें, और सेकेंडली कुछ रिकमेंडेड बुक भी आपसे डिस्कस करें जो कि कुछ उनमें से बुक्स ऐसी हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिकमेंडेड है और कुछ बुक ऐसी हैं जो हमने अपने एनालिसिस और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली रिकमेंड की हैं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ कंपैरेटिव एग्जामिनेशन. तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में हिस्टोरिकली एंड इन अ करंट सिनेरियो इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड आज के इस दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशन को किस तरह देखा जाता है. हिस्टोरिकली अगर देखेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन को परसीव किया जाता था एक ऐसा डिसिप्लिन या एक ऐसा सब डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस का जिसमें एक स्पेसिफिक सेगमेंट को ही अंडरस्टैंड या कॉम्प्रिहेंड किया जाता था, इंटेलेक्चुअली भी, एकेडमिक्स में भी और थिंक टैंक्स में भी और स्कॉलरली भी. वो एरिया ये था कि नेशन स्टेट्स के आपस में इंटरेक्शन यानी स्टेट्स और नेशंस के आपस में जो इंटरेक्शंस हैं, कंट्रीज के जो इंटरेक्शंस हैं, उसकी स्टडी को इंटरनेशनल रिलेशन कहा जाता था. बट आफ्टर 80s एंड 90s काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन आई इस सब्जेक्ट में. हमने देखा कि आफ्टर कोल्ड वॉर एरा और डिसमेंबरमेंट ऑफ सोवियत यूनियन the world has witnessed another era of international relation, a new phase of international relation, and after 2000 in a nutshell we can say that कि जब globalization की एक प्रॉपर इमर्जेंस हो चुकी थी तो तब इंटरनेशनल रिलेशन को एक और नए पर्सपेक्टिव, एक और नए जाविये से देखा जाना लगा और इसमें इंटरनेशनल रिलेशन एक डायनामिक सब्जेक्ट की तरह उभरा, एक ऐसा सब्जेक्ट उभरा, एक ऐसी डिसिप्लिन के तौर पे हमारे सामने आया जो कि मोर देन डिफरेंट सब्जेक्ट्स का अमलगमेशन भी लगता है. फॉर एग्जांपल, अगर कॉन्टेम्प्रेरी एरा में इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए या इंटरनेशनल रिलेशन की डेफिनेशन को कॉन्सेप्चुलाइज करने की कोशिश की जाए तो हम अंडरस्टैंड करेंगे कि टुडे द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस ब्रॉडली कवर्स दीज फॉलोइंग एरियाज.
फॉर एग्जाम्पल आज की दुनिया में नेशन स्टेट्स एंड देयर रिलेशंस जो हिस्टोरिकली एक एस्पेक्ट था या एक ओवरऑल इमेज थी इंटरनेशनल रिलेशन की, उसको अब एक सेगमेंट के तौर पे लिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल नेशन स्टेट्स और उनके रिलेशंस में द इंटरेक्शन ऑफ नेशन स्टेट्स in diplomacy, nation states, regional and international relations, जिसमें हम अक्सर में देखते हैं कि एक रियासत का, एक नेशन स्टेट का दूसरी रियासत या दूसरी नेशन स्टेट के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान यूएस रिलेशन, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन, यूएस रशिया रिलेशन, चाइना यूएस रिलेशन, चाइना फ्रांस रिलेशन, चाइना इन मिडिल ईस्ट, चाइना इन साउथ एशिया, चाइना इन आसियान, चाइना और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि डिफरेंट मेजर पावर्स जो हैं, जो P5 के नाम से भी जिनको हम जानते हैं, उन मेजर मिलिट्री, जियोपॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्ट्स के आपस में रिलेशन को भी इंटरनेशनल रिलेशन का ये एस्पेक्ट, जिसको नेशन स्टेट्स एंड देयर रिलेशंस कहा जाता है. आज की दुनिया में ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है, एक एरिया है, एक सेगमेंट है इंटरनेशनल रिलेशन का, और बहुत सी चीजें और बहुत से सेगमेंट इसमें इंक्लूड कर लिए गए. फॉर एग्जांपल आज की दुनिया में जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल रिलेशन में स्टडी करते हैं द रोल ऑफ नेशन स्टेट यानी नॉन स्टेट एक्टर्स. फॉर एग्जांपल IGOs, इंटरनेशनल गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, और इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस. तो इनका रोल भी अब इंटरनेशनल रिलेशन में स्टडी किया जाता है. और अगर इनके रोल को फॉर एग्जांपल आप स्टडी ना करें और इनके रोल की इंपॉर्टेंस को आप ना देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये इनकम्प्लीट है. इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन में आज के दौर में इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है. यानी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी इंटरनेशनल रिलेशन की एक ब्रांच है. इंटरनेशनल सिक्योरिटी को डिस्कस किया जाता है. फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंपॉर्टेंट पावर्स, P5 कंट्रीज, मेजर पावर्स, द ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज, इंटरनेशनल टेररिज्म, एरिया स्टडीज. एरिया स्टडीज पे मैं कहना चाहूंगा साउथ एशियन स्टडीज, मिडिल ईस्ट स्टडीज, रशियन स्टडीज, चाइनीज स्टडीज, एशियन स्टडीज, अफ्रीकन स्टडीज, मिडिल ईस्ट की स्टडीज, लैटिन अमेरिकन की. फॉर एग्जांपल अगर आप इन डिटेल देखें तो इंटरनेशनल रिलेशन जियोपॉलिटिक्स को कवर करता है, इंटरनेशनल रिलेशन जियो स्ट्रेटेजिक स्टडीज को कवर करता है, इंटरनेशनल रिलेशन रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल इकोनॉमी और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को कवर करता है, इंटरनेशनल रिलेशन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को कवर करता है. इंटरनेशनल रिलेशन में आप इंटरनेशनल लॉ को देखते हैं. इट मींस दैट कि आप जो कैनवस है इंटरनेशनल रिलेशन का, जो डोमेन है इंटरनेशनल रिलेशन की, वो बहुत ज्यादा एनहांस कर गई और विद द पैसेज ऑफ टाइम एनहांस करती चली जा रही है. इसलिए सब्जेक्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी मुल्क के किसी भी तरह के हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन का रिटन हो, ऐसे राइटिंग हो, या ये सब्जेक्ट खुद एज एन ऑप्शन आपने ऑप्ट किया हो, या फिर आपका फाइनल इंटरव्यू हो, मोर और लेस क्वेश्चन यहीं से आएंगे. और यही हमारी आज की इस वीडियो का मकसद भी है कि आपको इसके बारे में थोड़े से डिफरेंट एस्पेक्ट्स से इंट्रोडक्शन करवाया जाए ताकि आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करें. एंड फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मास्टर्स करना चाहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, स्टूडेंट्स MSc करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स MPhil करना चाहते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ स्टडी है, एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आज की मॉडर्न एकेडमिक्स का. और हम इसको प्रमोट करते हैं क्योंकि आज की इस दुनिया में रहते हुए आपको आज की इस दुनिया को करीब से देखना है, और करीब से देखने के लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशन पे ग्रिप हासिल करनी है. दूसरे सेगमेंट की तरफ जाते हैं जी. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस the syllabus of international relation with respect to highest comparative examination of Pakistan, and after that we'll put some light on the recommended books. सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर सिलेबस को इन डिटेल एनालिसिस किया जाए तो एक बड़ी कॉमन सी चीज या कॉमन सा आपके सामने एस्पेक्ट आएगा, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. इंटरनेशनल रिलेशंस के दो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं. एक एरिया है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में इंटरनेशनल रिलेशंस की अप्रोचेस और थ्योरीज को अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट स्पैन्स ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम ऑफ हिस्ट्री में डिफरेंट थिंकर्स, डिफरेंट फिलोसोफर्स
और डिफरेंट स्कॉलर्स इंटरनेशनल रिलेशंस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को किस तरह से देखते हैं, डिफरेंट रीजन्स में किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को देखा जाता है, वॉर को किस तरह से देखा जाता है, पीस को किस तरह से देखा जाता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को किस तरह से देखा जाता है, इंटरनेशनल लॉ की इंपॉर्टेंस को किस तरह से देखा जाता है, नेशन स्टेट्स की आपस में इंटरेक्शन को किस तरह से देखा जाता है और आने वाले वर्ल्ड को किस नजर से देखा जाता है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इंटरनेशनल रिलेशंस की तमाम थ्योरीज और अप्रोचेस पे ग्रिप होना बहुत जरूरी है। हमने आज कुछ सिलेबस को यहां पर लिखा है वन बाय वन और हम उसको डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कुछ थ्योरीज और अप्रोचेस हैं इंटरनेशनल रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बहुत जरूरी है। इसके दो सेगमेंट्स हैं, ये दो हाफ्स हमने डिवाइड किए हैं। एक क्लासिकल अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच उसको कहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन की एक प्रिमिटिव इंपॉर्टेंट अप्रोच है, एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, एक वे है इंटरनेशनल रिलेशन को देखने का, एक वे है दुनिया को परसीव करने का, एक वे है वॉर एंड पीस को अंडरस्टैंड करने का, एक वे है इस दुनिया को डिजाइन, रीडिजाइन एंड रीफॉर्म करने का। इस थ्योरी और अप्रोच में ज़्यादातर हमने देखा है कि इसको इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कहा जाता है और इसकी फर्दर दो सब डिविजन्स है, एक रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, एक आइडियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, और ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट इंस्टीट्यूशनल स्कूल ऑफ थॉट या क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच की सब डिवीजन कहलाते हैं। उसके साथ साथ एक और अप्रोच और बिहेवियर भी है जिसको हम पढ़ते हैं द साइंटिफिक और बिहेवियरल अप्रोच, जिसको इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच भी कहा जाता है या इंडिविजुअलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है, जो इंटरनेशनल रिलेशन को इंडिविजुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो इस दुनिया के मसाइल को, वॉर को, पीस को, इंटरेक्शन को, इकोनॉमी को, डेमोक्रेसी को, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को, स्ट्रेटेजिक स्टडीज को, जियोपॉलिटिक्स को, डिफेंस को डिफरेंट वे से देखते हैं, लेकिन उनका वे ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रिहेंड करने का तरीका है, उनका जो प्रिज्म है, जो उनका विजन है, जो वो जिस अदसे से या वो जिस मिरर से देखते हैं, उसको हम इंडिविजुअलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, रादर देन जो ट्रेडिशनल और क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट है वो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है। इसमें हम कुछ मेजर थ्योरीज को अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल, रियलिज्म को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है इंटरनेशनल रिलेशन को अंडरस्टैंड करने में। इसी तरह आइडियलिज्म या लिबरल थ्योरी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, और ये दोनों सब ब्रांचेस हैं क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच की, इन अदर वर्ड्स इंस्टीट्यूशनल स्कूल की। रियलिज्म को हमने डिवाइड किया है या आपके आसानी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसकी 4 सब डिवीजन है कि इन 4 डिफरेंट सब डिवीजन में अगर आप रियलिज्म को अंडरस्टैंड करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, कंटेम्प्रेरी एरा में, तो आप रियलिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि रियलिस्ट वर्ल्ड क्या है। उसी तरह से आइडियलिस्टिक या लिबरल वर्ल्ड क्या है, रियलिस्ट किस तरह दुनिया को देखते हैं और आइडियलिस्ट किस तरह दुनिया को देखते हैं, रियलिस्ट इस दुनिया के मसाइल का हल क्या देते हैं और आइडियलिस्ट या लिबरल इस दुनिया के मसाइल का हल क्या देते हैं, या इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म और आइडियलिज्म की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जांपल, रियलिज्म को अगर देखते हैं तो प्रिमिटिव क्लासिकल रियलिज्म है जिसको प्लेटो से ऑनवर्ड, उससे पहले अगर आप देखें तो थॉसेडाइट्स की कॉन्सेप्ट से ऑनवर्ड हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। रियलिज्म एज अ टर्म, एज अ फिलॉसफी क्या है, न्यू रियलिज्म यानी स्ट्रक्चरल रियलिज्म क्या है, न्यू क्लासिकल रियलिज्म क्या है। उसके साथ साथ फिर आइडियलिज्म की अगर बात आती है तो स्टोइसिज्म की बात आती है, द प्रिमिटिव लिबरल theory of idea, the primitive liberal theory of dialogue, interaction। और इस कॉन्सेप्ट में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि स्टोइक्स का दुनिया के बारे में और इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में 300 BC में क्या कॉन्सेप्ट था। इसी के साथ साथ फिर यूटोपियन आइडियलिज्म की, विल्सोनियन आइडियलिज्म की बात करते हैं हम द लिबरल थ्योरी ऑफ जॉन लॉक की, बैंथम की बात करेंगे और फिर न्यू लिबरलिज्म की बात करेंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के। इसके साथ साथ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में अगर आप देखेंगे तो आप सिस्टम थ्योरी को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है, जिसमें ये कहा जाता है कि नेशन स्टेट्स किसी भी सिस्टम का एक यूनिट हैं। जिस तरह किसी भी सिस्टम के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसी तरह उस एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट नेशन स्टेट भी है। फिर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को हम अंडरस्टैंड करेंगे। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को अगर आप गौर से देखें
तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी की 3 डिविजन्स है, कोर, सेमी पेरिफेरी, पेरिफेरी, उसके साथ साथ डिपेंडेंसी थ्योरी को अंडरस्टैंड करेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म को देखेंगे। कंस्ट्रक्टिविज्म बेसिकली इंडिविजुअलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, साइंटिफिक और बिहेवियरल अप्रोच है। उसके साथ साथ मार्क्सिस्ट क्रिटिक को देखा जाता है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, मर्केंटाइलिज्म को, कैपिटलिज्म को, द डिबेट ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, the theory of globalization, the difference between globalism and globalization, hyper globalistic का व्यू क्या है, skeptics का व्यू क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट का व्यू क्या है with respect to globalization। फिर सिक्योरिटी स्टडीज को हम देखेंगे, रीजनल सिक्योरिटी थेरीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, फेमिनिज्म को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, थेरीज ऑफ वॉर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, डेटरेंस, बैलेंस ऑफ पावर, न्यू इंपीरियलिज्म। Other than that, national security, national power, foreign policy, international security, उसके साथ साथ आप कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स को भी अंडरस्टैंड, बैलेंस ऑफ पावर है, डेटरेंस की बहुत सी थ्योरीज हैं। यानी कोलेक्टिवली इंटरनेशनल रिलेशन में इन तमाम एरियाज को सबसे पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में अंडरस्टैंड करना है। फिर दूसरा सेगमेंट इसका आता है जिसमें आप इश्यूज को डिस्कस करते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को डिस्कस करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को डिस्कस करते हैं, लीग ऑफ नेशंस को डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप देखते हैं वो एरा जिसको हम न्यू रियलिज्म का एरा भी कहते हैं, 1930s के बाद का एरा आप देखते हैं, नाजीज को आप डिस्कस करते हैं, फैशिस्ट को इटली में डिस्कस करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को डिस्कस करते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल IMF, वर्ल्ड बैंक, गैट जो लेटर हिस्ट्री में WTO के नाम से आपके सामने आता है, इनके रोल को देखते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन का एक दौर आता है, ग्लोबलाइजेशन में नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, नई फिलॉसफीज फ्रेम होती हैं, नए नाम दिए जाते हैं, नई टर्म्स इंट्रोड्यूस की जाती हैं, जिसमें वॉर ऑन टेरर एक नई टर्म है, एक नए अंदाज से दुनिया को रीफ्रेम, रीडिजाइन करने के कॉन्सेप्ट है। 1991 के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट्स है, इस तरह और बहुत कुछ है। फिर इसके साथ साथ दुनिया में कोल्ड वॉर एरा में जो दुनिया 2 हाफ्स में डिवाइड हो गई थी, एक तरफ आपको कम्युनिस्ट वर्ल्ड नजर आता था, सोवियत यूनियन की डोमिनेशन, दूसरी तरफ आपको कैपिटलिस्ट वर्ल्ड नजर आता था। इसमें आपको दुनिया में छोटी छोटी जंगें भी नजर आएंगी, छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी नजर आएंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिटिक्स भी नजर आएगी, इंपीरियलिज्म की एक नई फॉर्म जिसको न्यू इंपीरियलिज्म कहते हैं वो भी नजर आएगा। तो इस तरह अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन को एज ए होल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो 3 एरियाज बड़े जरूरी है। नंबर 1, आपको थेरीज के पर्सपेक्टिव में इंटरनेशनल रिलेशन को अंडरस्टैंड करना है। नंबर 2, आप स्टूडेंट्स फिर हम ये अंडरस्टैंड कर पाए कि कोलेक्टिवली इंटरनेशनल रिलेशन को 3 डिफरेंट एस्पेक्ट से अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, यानी with reference to different scholars' theories, with reference to their approaches, with reference to their intellectual understanding of the world in different periods of history. एंड नंबर 2, इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हिस्टोरिकल इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। इवेंट टू इवेंट लीड, एक इवेंट बास का इंटरनेशनल रिलेशन को अगर आप क्रिटिकली अंडरस्टैंड करेंगे तो एक इवेंट दूसरे इवेंट को लीड करता है। एंड नंबर 3, which is the most important aspect of international relation, कि जब आप थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में भी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी डिफरेंट इवेंट्स को, इंटरनेशनल रिलेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे तो आज के इस कॉन्टेम्परेरी एरा में इमर्जिंग मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज क्या हैं, आज के इस दौर में इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, आज के इस दौर में डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज से रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, ह्यूमन राइट्स के अब्यूज से रिलेटेड इश्यूज क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल क्या है, सोशल मीडिया का रोल क्या है, डेमोक्रेसी दुनिया में क्या चेंज ला सकी है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कंट्रीब्यूशन क्या है। तो कॉन्टेम्परेरी स्टडीज भी इंटरनेशनल रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब हम आपको बताएंगे कुछ रिकमेंडेड बुक, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिकमेंड की गई हैं और कुछ बुक हमारा अपना तजर्बा, अपना एनालिसिस है जिसके ऊपर हम आपको ये अपनी तरफ से रिकमेंड करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टडी को कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करने के लिए, क्रिटिकली इवैल्यूएट करने के लिए आपको इन बुक्स से मदद और सहारा लेना पड़ेगा। एक और चीज स्टूडेंट्स मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगा कि एग्जीक्यूटिव कोचिंग सेंटर लाहौर में 5 days a week हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की क्लास कंडक्ट की जाती है
और सैटरडे संडे भी हमारे स्पेशल सेशंस हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो अदर देन कंपैरेटिव एग्जामिनेशन मास्टर्स में, एमफिल में या किसी और एरिया ऑफ स्टडी में इंटरनेशनल रिलेशन को अंडरस्टैंड करने चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम टू कम एंड ऑब्वियस ही बात है हमारी क्लासेस को अटेंड करें। एंड व्हाट आई बिलीव इज दैट इंटरनेशनल रिलेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इसलिए कॉन्टिन्यूस रीडिंग, नए से नई बुक्स, नई से नया जर्नल आर्टिकल, नई से नई पब्लिकेशन, नई से नई रिसर्च आपको पढ़नी पड़ेगी अगर आपका इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है। अभी हम देखते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की और हमारी कलेक्टिवली रिकमेंडेड बुक कौन सी हैं। स्टूडेंट्स, हम रिकमेंड करते हैं द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जॉन बैरस एंड पैट्रिशिया ऑस। ये बेसिकली 6th एडिशन हम रिकमेंड करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स 3rd एडिशन और अभी 7th एडिशन भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे लिए जो हमने इसको अंडरस्टैंड किया 6th एडिशन इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, इजी और बड़ा उसमें काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्प्लिफिकेशन है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है और एनालिसिस बहुत ज़्यादा है। उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस बाय क्रिस ब्राउन, इसको रिकमेंड भी किया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने। इसका 3rd एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd नंबर पे हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स बाय पॉल आर वॉटी। ये 3rd एडिशन है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बुक है। और इस बुक के बारे में तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इस बुक में डिफरेंट वे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में थेरीज को अंडरस्टैंड करने के लिए उस टाइम के एरा के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी दिए गए हैं, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी दिए गए हैं। और इस बुक में एक और कमाल की चीज ये है कि उस थ्योरी को विद रेफरेंस टू सम इवेंट, विद रेफरेंस टू अकरेंस ऑफ सम इशू डिस्कस किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये भी। इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन ऑन वर्ल्ड स्टेज बाय जॉन टी रॉक, ये 10th एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली ग्लोबल और इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत सा आपको मटेरियल मिल सकता है। उसके अलावा बुक है 5th नंबर पर ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी, रॉबर्ट ओ ब्रायन एंड मार्क विलियम, 3rd एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी बाय अनीक चटर्जी। अनीक चटर्जी की 2 बुक्स हैं, एक इंटरनेशनल रिलेशंस टुडे है, लेकिन एक अलग से इनकी एक बुक है इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, जिसको इन्होंने बेसिकली एडिट किया है, कंपाइल किया है डिफरेंट थियरिस्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को एक जगह इकट्ठा करने के लिए। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस बाय प्रकाश चंद्रा, 27th एडिशन। इसके 3 एडिशन इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल है, 16th एडिशन है, 17th एडिशन है और 27th एडिशन है। इंडिया के स्टूडेंट्स जो जहाँ पर ये बुक अवेलेबल है, जहाँ पे ये नॉर्मली कोर्स में पढ़ाई जाती है और हाईएस्ट कंपैरेटिव एग्जामिनेशन में भी रिकमेंडेड है, उनसे मैं कहूँगा कि 27th एडिशन को बगौर जायज़ा लें और इसको ज़रूर पढ़ें। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत इजी और बहुत डिटेल्ड ये किताब है और इसने बहुत से इंटरनेशनल रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स को इन डिटेल डिस्कस किया राइटर ने। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और बुक है, इसको रेफरेंस बुक के तौर पे भी आप पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बाय हेनरी किसिंजर। ये बुक रिसेंटली अवेलेबल, मतलब अभी पाकिस्तान में अवेलेबल है। ये 2015 में यानी 2015 में पब्लिश की गई है और ये एक कॉन्टिन्यूशन है हेनरी किसिंजर की अपनी स्कूल ऑफ थॉट की और जिस तरह से वो दुनिया को देखते हैं। इस बुक को एज ए रेफरेंस बुक मैं इसलिए भी रिकमेंड करूंगा कि इस बुक में आपको अमेरिकन्स का दुनिया को अंडरस्टैंड करने का व्यू और अमेरिकन्स के फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव और अमेरिकन्स के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस की रीजन समझ आएगी। क्योंकि ये ओपनली तो इस बुक में बहुत कुछ डिस्कस नहीं किया, लेकिन बिटवीन द लाइन हमें जेस्चर्स मिलते हैं कि किस तरह अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर चलता है और किस तरह अमेरिकन दुनिया को देखते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अमेरिकन स्टडीज बहुत जरूरी है, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को देखना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड इसके साथ साथ भी अगर आप लेटेस्टली कोई डिटेल डेली बेस पे अपडेट लेना चाहते हैं तो हमारा पेज है फेसबुक पे ECC.Farhan, उसको भी आप लाइक कीजिए। होप कि आपकी आज की जो वीडियो है, आज का हमारा जो सेशन है, जो इंटरेक्शन है, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।